नमस्कार दोस्तों, आज के हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हॉरर स्टोरी एक पिशाच की है जो बहुत ही भयानक घटना है। आप इस घटना की कहानी को सुनकर सचमुच का डर का एहसास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। बचपन से ही ख्वाहिश थी बड़े से बंगले में रहने की। मेरी यह ख्वाहिश पूरी हुई जब मेरे पति को ऑफिस की तरफ से एक बड़ा सा बंगला किराए पर मिला। बंगला क्या था, एक बड़ी सी हवेली थी। उसमें 4 कमरे थे। घर के बीच में पुरानी हवेलियों की तरह आंगन था जो ऊपर से खुला था। बाहर बड़ा सा बगीचा था और एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष को देख के एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। कुछ पल उसको एकटक देखती रही, फिर अचानक लगा जैसे किसी ने हल्का सा धक्का दिया हो। पर ज़्यादा गौर न करते हुए मैं घर के अंदर चली गई। बच्चे तो मानो बहुत ही खुश थे क्योंकि इतना बड़ा घर उनके लिए तो स्वप्न समान था। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे थे। तभी छोटे बेटे ऋषभ के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं और मेरे पति जो पीछे के कमरे में सामान लगा रहे थे, भागकर आंगन में पहुंचे। ऋषभ दर्द से कह रहा था। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया। वह रोते हुए बोला, मेरी गलती नहीं थी, अचानक किसी ने मुझे धक्का दिया और मेरा पैर मुड़ गया। उसकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि ऐसा ही धक्का मुझे ऊपर छत पर महसूस हुआ था। मैंने आंगन में चारों तरफ नजर दौड़ाई पर ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा। अचानक से मेरे ऊपर कबूतर की बीट गिरी। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो हैरान रह गई। वहीं पीपल का पेड़ जो बाहर बगीचे में था, उसका आधे से ज़्यादा भाग आंगन में साफ दिख रहा था। उसके पत्ते हवा से खूब तेज हिल रहे थे, ना जाने क्यों। और उस पेड़ को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात को मैंने अपने मन का डर अपने पति को बताया। वह पहले तो हंस पड़े, थोड़ा गंभीर होकर बोले, देखो, तुम्हारी ही जिद की वजह से मैंने इतने बड़े बंगले के लिए हाँ किया था, इसलिए इस वहम को दिमाग से निकालो और अपने सपनों को खुलकर जियो। फिर दोबारा ऐसे घर में शायद ही रहने को मौका मिले। कह तो वह ठीक ही रहे थे। मैंने अपने मन को समझाते हुए सोचा कि मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैं अगले दिन घर की साफ सफाई में जुट गई। हैरानी की बात यह थी कि मेरे ज़्यादा पैसा देने पर भी कोई काम वाली दाई मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते थे। झाड़ू लगाते लगाते मैं थक गई थी तो वह स्टूल पर बैठकर आराम कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक छोटे से बंद दरवाजे पर पड़ी। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। पता नहीं क्यों मेरा मन उस कमरे में जाने का हुआ। मुझे याद आया कि जिसने हमें यह घर दिलवाया था, उसने एक चाबी का पुराना सा गुच्छा हमें दिया था। मैं तुरंत उस गुच्छे को खोज लाई और उस कमरे का ताला खोल दिया। अंदर का नज़ारा काफी भयानक था। कमरे में बत्ती नहीं थी, पर क्योंकि दिन का समय था तो कमरे में बने 2 बड़े बड़े रोशनदानी से काफी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कमरे में हर जगह धूल ही धूल थी। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे को साफ किए सदियों बीत गई हो। मैं खांसते हुए अंदर की ओर धीमी कदमों से बढ़ने लगी। कमरे में पुराना कबाड़ इकट्ठे करके रखा हुआ था, पर जब मैंने उन सब चीजों को गौर से देखा तो हैरान रह गई। वो संदूक, कुर्सी, टेबल, मटके सब बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। उन पर डिजाइन 16वीं या 17वीं शताब्दी की लग रही थी, किसी राजा महाराजा के समय की। तभी मेरी नजर एक अजीब से देखने वाले ड्रेसिंग टेबल पर जा रुकी। उसका शीशा टूटा था, फिर भी मेरी शक्ल उसमें पूरी दिख रही थी। मैं बहुत सरलता से उसकी तरफ आकर्षित होती चली गई। जैसे ही उसके पास पहुंचे, उसको खोलने की कोशिश करी, वह हिलने लगा। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। मेरे चीखने की आवाज नहीं सुनाई दी। इससे पहले मैं कुछ करती, वह ड्रेसिंग टेबल मेरे ऊपर गिर गया। मैंने बहुत कोशिश करी उसको हटाने की और खुद को निकालने की, पर ऐसा लगा मानो कोई उस पर दबाव बना रहा हो। मैं बेहोश होने लगी कि तभी मुझको लगा कि किसी ने मुझे हाथ पकड़कर खींचा। जब होश में आया तो मैं अपने बिस्तर पर थी और मेरे पति, बच्चे और डॉक्टर मेरे पास खड़े थे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं हैरानी से उनको देख रही थी।
तभी मेरा बड़ा बेटा रौनक बोला, मम्मी आप उस कमरे में बेहोश पड़े थे, मैं आपको खींचकर बाहर लाया। मेरे पति मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, वो टेबल थोड़ा सा ऊपर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तुम भी मंजू हद करती हो, इतनी भी क्या साफ सफाई करने की रहती है तुम्हें। तभी डॉक्टर बोला, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, हल्का सा फ्रैक्चर है हाथ में, ठीक हो जाएगा। रात को मैंने अपने पति को सारी आप बीती सुनाई। मुझे ना इस घर में डर लगने लगा है। मेरे पति बड़े प्यार से कहा, सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति अपने ऑफिस के चपरासी को बहन को घर ले आए। मंजू ये तुम्हारे काम में हाथ बटाएगी और यहाँ ही रहेगी, रोज आना जाना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसे उसका कमरा दिखाया और उस दिन का सारा काम समझाकर अपने कमरे में वापस आई। शुक्रिया आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं, यह कहकर मैं अपने पति को गले लग गई। तभी मैंने खिड़की के बाहर एक आत्मा देखा। मैं भाग कर वहाँ गई, पर्दा हटाया पर कुछ नहीं था, शायद भ्रम ही था। यह सोचकर अपने दिल को मना लिया। कुछ दिन थोड़े सुकून से बीते। फिर एक दिन हमारी दाई आंगन में बंधे तार पर कपड़े डाल रही थी कि अचानक उसके चीखने की आवाज आई। मैं भागकर वहां पहुंची तो देखा कि वह जमीन पर गिरी हुई है और जिस लोहे के डंडे पर तार बांधकर हम कपड़े सुखाते हैं, वह डंडा उस पर गिरा हुआ है। अरे लता, यह कैसे हुआ? यह डंडे तो बहुत मजबूत हैं, ये तुझ पर कैसे गिर गए? मैंने आश्चर्य से पूछा। फिर किसी तरह उसको उठाकर बिस्तर तक लाई और अपने पति को ऑफिस में फोन करके बताया, मेम साहब यकीन मानिए मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आराम से कपड़े सुखा रही थी कि मेरी नज़र ऊपर पीपल पर पड़ी। बस उसे देख रही थी कि ये अचानक लोहे के डंडे मुझ पर गिर पड़े। वह दर्द से कहते हुए बोली। मेरा माथा ठनका। जब भी हम में से किसी को चोट पहुंची है तब तक वहाँ पीपल का पेड़ का साया दिखा है। उस दिन उस कमरे में भी पीपल का वृक्ष का साया साफ दिख रहा था। मेरा शरीर कांप उठा। कहीं कोई पिशाच तो नहीं निवास करता इस पेड़ पर, जो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें, इसलिए हमें चोट पहुंचाकर हमें यहाँ से निकालना चाहता। मैं बहुत डरी, सहमी सी रहने लगी। जरा सा आहट होने पर मेरी रूह कांप जाती। मैंने अपने से डर का और पीपल के पेड़ से जुड़ी सारी घटनाएं को अपने पति को बताया। मेरा पति दिलासा देते हुए कहा, चलो कुछ सोचते हैं। कुछ दिन बीत गए। मुझे फिर से सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था क्योंकि लता को गहरी चोट आई थी तो वह गांव चली गई। एक दिन मेरे पति अपने साथ एक आदमी को लाए। उन्होंने उसको पीपल के पेड़ दिखाते हुए कहा, यह पेड़ है, इसकी जितनी छटनी कर सकते हो कर दो। जब मैंने यह सुना तो भाग कर वहाँ पहुंची। यह क्या कर रहे हैं आप? पीपल का पेड़ भी वाला कोई काटता है? मैंने गुस्से से कहा। उन्होंने कहा, मंजू ये सब पुराने जमाने की सोच है। पेड़ चाहे कोई भी हो, उसकी छटनी तो जरूरी है, और फिर इसकी छटनी से इसकी छाया घर के कोने में नहीं पड़ेगी, तुम भी सुकून से रहोगी। चलो भैया जल्दी करो। वह आदमी पीपल के पेड़ की तरफ जैसे ही बढ़ा, बहुत तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते हवाएं तूफान में तब्दील हो गई। तभी एक बहुत जोर से आवाज आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। 2 मिनट बाद जब आंखें खोली तो सब कुछ शांत हो गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो सामने जो देखा उसमें मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति जमीन पर गिरे हुए थे और पेड़ की वह विशालकाय टहनी उसके ऊपर गिरी हुई थी और वह दर्द से चीख रहे थे। मैंने घबरा कर रौनक को आवाज लगाई। उसकी मदद से हमने उस टहनी को जैसे तैसे हटाया और उनको अंदर लेके गए। डॉक्टर के बुलाने पर एम्बुलेंस बुलवाई और हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे पति की कमर में फ्रैक्चर आया था। यह सुनकर मैं सन रह गई। और कितनों को नुकसान पहुंचाएगा वह पीपल का पिशाच, कोई माने या ना माने। मुझे यकीन हो गया था कि इस घर में कोई है जो नहीं चाहता कि हम वहाँ रहें। उस समय यह सब अपने पति को बोलना ठीक नहीं समझा मैंने, पर मन में ठान लिया था कि जब वह ठीक हो जाएंगे तब हम यह घर छोड़ देंगे। अब हर रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगाते थे। एक दिन मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैंने घर का दरवाजा खुला देखा तो मैं घबरा गई। मैं तुरंत अंदर पहुंच गई। जो देखा हुआ एक डरावने सपने से कम नहीं था। आंगन में मेरा छोटा बेटा डरा सहमा खड़ा था और ऊपर पीपल को पेड़ को देख रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांसें हलक से अटक गई। मेरा बड़ा बेटा पेड़ से लटका हुआ था। यह देख मेरे मुंह से चीख निकल गई।
मेरी चीख को सुनकर रौनक डर गया और उसका हाथ फिसल गया। मैंने फुर्ती से पास पड़ी चारपाई उसके नीचे कर दी और वह धम से उस पर गिरा। मैं उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गई। उसकी पीठ पूरी तरह लाल हो चुकी थी। मैंने उसकी पीठ पर सिकाई करी और उसे हल्दी वाला दूध पिलाकर सुला दिया। अब मेरा यकीन और मजबूत हो गया था। सुबह जब रौनक उठा तो उसने मुझे बताया कि वह ऋषभ के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। कौक पेड़ पर अटक गई। वह उसे लेने चढ़ा तो किसी ने उसे धक्का दे दिया, पर वहाँ कोई नहीं था। वह गिरने लगा तो अचानक उसने डाली पकड़ ली। मैंने गुस्से से कहा, पर तू ऊपर चढ़ा ही क्यों? मैंने मना किया था कि उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाना। वो मम्मी, मेरे और ऋषभ के बीच शर्त लगी थी, बस वो जीतना चाहता था। शर्त जीतने के चक्कर में तुझे कुछ हो जाता तो? मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, बस अब मेरा परिवार और नहीं सहेगा, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यह सोच ही रही थी कि एक परछाई दिखी। मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। तभी वह परछाई मुझे गेट पर दिखी। मैं उसके पीछे भागी। मैंने जैसे ही गेट पार किया, गेट अपने आप बंद हो गया। मैंने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो एक आत्मा घर के अंदर जाते दिखाई दिया। मैंने जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, गेट खुला ही नहीं। मैंने खूब जोर लगाया पर गेट नहीं खुला। मैं पसीना पसीना हो गई क्योंकि बच्चे अंदर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी ऋषभ के चीखने की आवाज आई, मम्मी कहाँ हो आप? मम्मी मुझे डर लग रहा है। बेटा मैं बाहर हूँ, गेट नहीं खुल रहा है। तो हिम्मत रख रौनक, बेटा मैं जल्दी आऊंगा, मैं चिल्ला कर बोली। पर मुझे लगा कि मेरी आवाज ऋषभ रौनक तक पहुंच ही नहीं रही है। मुझे बार बार ऋषभ की आवाज आ रही थी पर मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। मैं असहाय होकर गेट पर गिर गई। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने फिर गेट खोलने की कोशिश करी। इस बार गेट आसानी से खुल गया। मैं भागकर अंदर बच्चे के कमरे में गई। वहां देखा तो वह आराम से सो रहे थे। मेरी जान में जान आई। जब वह उठे तो मैंने पूछा कि रात को क्या हुआ था? मम्मी कुछ नहीं हुआ था, हम तो आराम से सो रहे थे और हमें आपकी कोई आवाज नहीं आई। मैं समझ गई कि उस पिशाच ने मुझे डराने के लिए यह सब किया है। मैंने बच्चों को तैयार होकर आने को कहा। उन्हें मैं हॉस्पिटल ले गई। वहां अपने पति को सब कुछ बताया। डॉक्टर के मुताबिक 1 महीने बाद उनका प्लास्टर खुलना था। मैं तय किया कि उस रात मैं वहीं रुकूंगी। बच्चों के साथ अगले दिन सुबह प्लास्टर खुलने के बाद हम सब घर पहुंचे। मेरा इरादा दृढ़ था। मैंने सामान बांधना शुरू किया। फिर मेरे पति ने कहा, एक बार और सोच लो मंजू, शायद यह भ्रम ही हो। मैं कुछ नहीं जानती, शायद यह भ्रम हो, पर घटनाएं तो कुछ और ही इशारा कर रही है। मैं अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर कोई पिशाच हुआ तो नहीं, बस अब सोच लिया है, हमें उस पिशाच को उसका घर लौटा देना चाहिए। सामान बांधकर गाड़ी उस गेट से बाहर निकली। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो पीपल का पेड़ शांत खड़ा था और उसके पत्ते हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लगा कि अपनी जीत पर इतरा रहा हो। अब यह तब तक शांत रहेगा जब तक कि वहाँ कोई और रहने न आ जाए। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।